बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 201 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक तमाम सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। ये जो पोर्टल आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक के तमाम MCQ, हर लेक्चर के 10 इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके पास्ट पेपर में भी बहुत बार आते हैं और एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और नंबर 4 पर सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़, यानी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और आपके प्रोग्राम्स। तो ये प्रोग्राम्स आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी, जिसको यूज़ करते हुए आप तमाम कोड को बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम MCQ ही कवर करेंगे। यहाँ पर आकर हम अपना लेक्चर नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो कंपाइलर का प्राइमरी फंक्शन है कि वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि अ कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर हाई लेवल कोड इनटू मशीन ऑब्जेक्ट एट वंस। एक ही बार में, यानी कि एज अ होल वो उसे कंपाइल कर देता है। और C++ के अंदर जो डेव C++ आप यूज़ करते हैं वो कंपाइलर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कंप्यूटर जैसी होती है, जो हमें समझ नहीं आती इतनी ख़ास, या हमारे लिए मुश्किल होती है समझनी। तो हमारी असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल है, इसीलिए वो ऐसे मिनोमिक्स को यूज़ करती है जो मशीन लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। एट द डिज़ाइन फेज वी ट्राई टू ब्रेक अप द प्रॉब्लम इनटू। जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपनी प्रॉब्लम को फंक्शंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि जो हमारा कोड है वो बहुत सिंपल रहे। बट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ऐसा कौन सा हमारे पास टूल होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन के अंदर कर देता है? तो दैट इज असेंबलर। असेंबलर इज अ स्पेसिफिक टूल यूज्ड ओनली टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। C++ इज कंसिडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ विच लैंग्वेज। C++ किसकी एक्सटेंशन है? देखें, C था ना पहले और ये प्लस एक्सटेंड हो गई, तो ये C की एक्सटेंशन है। द कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये बहुत MCQ आता है। प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजीज इंक्लूड। प्रोग्रामिंग जो मैथडोलॉजी होती हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? एक तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है और दूसरी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो ये दोनों ही होती हैं। दैट्स व्हाई वी सेड A and B बोथ। अब हम ऊपर आएंगे और अपना लेक्चर नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके जो पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं वो भी शामिल किए गए हैं। तो ये हो सकता है कि कोई आपका तीसरे या चौथे चैप्टर का भी MCQ इसके अंदर आ जाए, लेकिन लेक्चर 18 तक का ही सिलेबस शामिल होगा। द साइज ऑफ एन इंट इज़ यूजुअली। इंट का साइज हमेशा 4 बाइट होता है। ये देखें यहाँ पर, इन स्ट्रक्चर 32 बिट आर्किटेक्चर जो 32 बिट का होता है उसके अंदर एक इंटीजर 4 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। विच डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को कौन सी डेटा टाइप यूज स्टोर करती है? तो डैट इज़ फ्लोट। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का अदर नेम क्या होता है? आइडेंटिफायर्स। याद रखना है, वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। द साइज ऑफ अ डबल वेरिएबल। डबल वेरिएबल का साइज स्टूडेंट क्या होता है? 8 बाइट्स। देखें, एक वेरिएबल 4 बिट का है, जब वो डबल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? 8 बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन C++। स्टूडेंट, ये जो वेरिएबल नेमिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये आपने अच्छे तरीके से करना है। तो क्या होता है कि हम फर्स्ट नेम और दूसरे नेम के दरमियान एक स्लैश लगा देते हैं, अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप रूल पढ़ सकते हैं, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स, स्पेसिस आर यूज, हाइफन्स, अंडरस्कोर आर अलाउड। ठीक है, हाइफन भी यूज़ नहीं कर सकते, नंबर भी यूज़ नहीं कर सकते और हाइफन भी यूज़ नहीं कर सकते। हम अंडरस्कोर को अलाउ करते हैं। द साइज ऑफ अ कैर इज। कैर का साइज क्या होता है? तो कैर का साइज है 1 बाइट।
What happen if variable is used without initialization? अगर हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं विदाउट इनिशियलाइजेशन तो हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है? तो वो कंटेन गार्बेज वैल्यू। जब हमने कोई चीज़ इनिशियलाइज ही नहीं की तो वो गार्बेज में ही जाएगी। देखिए ना, अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा रूम है और उसके अंदर ऐसी ही चीज़ें बिखरी हुई हैं, ऐसे नीचे पड़ी हुई हैं। तो अगर हम किसी से कहते हैं कि भाई इस रूम का कुछ कर दो या सफाई कर दो, तो वो सारी चीज़ों को बास्केट के अंदर ही डालेगा ना। अगर हमने बताया नहीं है कि इस बैग के अंदर ये है, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यही होता है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। लेक्चर नंबर 3 पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर आकर हम सिलेक्ट करेंगे द रिमाइंडर परसेंट ऑपरेटर इज अ अर्थमेटिक ऑपरेटर। The value of 2 static 15 divided by 3 static 7 plus 3 static 2। तो स्टूडेंट इसको जस्ट आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, आपके पास 76 आंसर आ जाता है। विच ऑपरेटर हैज़ अ हाइएस्ट प्रेसिडेंस? इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा हाई है? तो हमारा स्टैटिक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस हाई होती है। In the order to get 256 from the number 2568, we divide by 10 and take x quotient. What is the output of? जब हम 10 का मॉड्यूल 3 लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज इवेल्युएटेड। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट करते हैं। ये बहुत MCQ आपका इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट से पूछा जाता है। विच इज़ अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर? तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? प्लस इज इक्वल टू। लेक्चर नंबर 4 के MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है? इज इक्वल टू। डबल बार अगर हम इज इक्वल लगाते हैं तो वो रिलेशनल है। अगर हम सिंगल टाइम इज इक्वल लगाते हैं, जैसे अब ये असाइनमेंट है, तो ये नीचे आप इसको देख भी सकते हैं। ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, बुलियन वैल्यूज़ को। इफ स्टेटमेंट इज द इफ स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन C++। ग्रेटर एंड इक्वल, स्मॉलर एंड इक्वल आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स, क्योंकि ये कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। इफ़ कंडीशन इज एन इफ़ स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हाट हैपन? अगर हमारी इफ़ कंडीशन के अंदर इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हमारी इफ़ के अंदर जो ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। विच सैम्बल प्रेजेंट नॉट इक्वल? तो नॉट इक्वल के लिए हम क्या करते हैं? हम ये सैम्बल लगाकर और इज इक्वल का सैम्बल लगा देते हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, ये एक्सक्लेमेशन का सैम्बल है, आई गेस एक्सक्लेमेशन का सैम्बल है और इज इक्वल। कैन एन एल्स ब्लॉक एग्जिट विदाउट एन इफ ब्लॉक? नो, पहले इफ चलेगी फिर चलेगी हमारी एल्स। अगर इफ नहीं चलती तो एल्स चलेगी। रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप बूल। ये याद रखना है, रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। लेक्चर नंबर 5। व्हेन नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नॉट नो इन एडवांस। जब हमें नहीं पता होता कि हमने कितनी बार लूप को रिपीट करना है तो हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं। करेक्ट सिंटैक्स टू डू वाइल। डू वाइल का सिंटैक्स क्या होता है? पहले हम डू लगाते हैं, हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी की एंड पर हम वाइल लगाते हैं और वाइल की जो हमारे पास सिंपल ब्रैकेट्स होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके दरमियान कंडीशन लिखते हैं और लास्ट पर हम सेमीकोलन पुट कर देते हैं। इन डू वाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर। देखें, पहले हमारा डू चलेगा, यानी कि ये करवा दो और लास्ट पर कंडीशन को चेक करना होता है, तो ये आफ्टर कंडीशन चेक होती है। विच लूप गारंटी एग्जीक्यूशन एट लीस्ट 1 टाइम्स। तो ऐसा लूप हमारे पास डू वाइल होता है जहाँ पर एक बार हमारा लूप ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि देखें पहले वो एग्जीक्यूट होगा देन इंस्ट्रक्शन चेक करेगा। बाकी फॉर और वाइल के अंदर तो पहले कंडीशन चेक होती है ना, तो दैट्स वाई। एन इन्फिनिट लूप अक्कर व्हेन। इन्फिनिट लूप कब अक्कर होता है? जब कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, जब हमारी कंडीशन हमेशा ट्रू होती है। इनिशियलाइजेशन स्टेप इन अ वाइल लूप अक्कर। वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन कहाँ अक्कर होती है? बिफोर द लूप। व्हाट स्टॉप अ वाइल लूप? कौन सी चीज़ है जो हमारे वाइल लूप को स्टॉप करती है? जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। लेक्चर नंबर 6। When number of repetition is known, then we use for loop। जब हमें पता होता है कि हमने इतनी टाइम अपने लूप को चलाना है तो हम for loop को यूज़ करते हैं। If
द ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस्ड इन अ स्विच स्टेटमेंट देन, अगर ब्रेक स्टेटमेंट मिस हो जाती है तो हमारी स्विच स्टेटमेंट अगर हमारी ब्रेक स्टेटमेंट मिस हो जाती है स्विच स्टेटमेंट में से, तो वो कौन सा एरर अकर करती है? तो वो लॉजिकल एरर अकर करती है। नीचे लिखा हुआ है कि मिसिंग अ ब्रेक काज फॉल थ्रू एग्जीक्यूटिंग ऑल केस बिलो मैच वंस। स्टूडेंट, आपकी CS 302 जो आपकी लॉजिक्स वाली बुक है उसकी भी मैंने प्रिपरेशन इसी तरह से करवाई है, आपने मेरे चैनल पर जाकर वो भी ज़रूर देखनी है। व्हाट आर द 3 पार्ट्स फॉर अ लूप हेडर? हमारे लूप हेडर के कौन से 3 पार्ट होते हैं? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। ये फॉर लूप के लिए होते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट डज व्हाट? ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? एग्जिट कर देती है हमारे करंट लूप को या फिर हमारी स्विच को। कैन वी यूज स्ट्रिंग्स इन स्विच स्टेटमेंट केस इन C++? नो, हम स्ट्रिंग को यूज़ नहीं कर सकते अपनी स्विच स्टेटमेंट के लिए। द कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज। कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट हमारी क्यों यूज़ होती है? ताकि वो स्किप कर दे द रेस्ट ऑफ करंट आइट्रेशन, जो करंट आइट्रेशन है उसको वो स्किप कर दे, इसलिए यूज़ होती है। इन अ स्विच स्ट्रक्चर द डिफ़ॉल्ट केस इज, स्विच स्ट्रक्चर के अंदर डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है? ऑप्शनल होता है। हमारी मर्जी है हम डिफ़ॉल्ट केस लगाएं, अगर हम नहीं चाहते तो हम ना लगाएं। लेक्चर नंबर 7 का फर्स्ट MCQ, द लॉजिकल और ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एम्परसेंड साइन। द लॉजिकल और ऑपरेटर इज यूज बाय डबल पाइप साइन। जैसे हमारे पास डबल बार होता है तो वो और को प्रेजेंट करता है। व्हाट डज द नोट ऑपरेटर डू? नोट हमेशा क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है हमारे ट्रूथ टेबल को। इफ A इज ट्रू एंड B इज फॉल्स, A एंड B इज, अगर एक फॉल्स हो जाता है तो हमारा ओ एंड ऑपरेटर हमेशा फॉल्स आता है। इसी तरह अगर एक ट्रू हो जाए और दूसरा फॉल्स और हम परफॉर्म कर रहे हों अपना और ऑपरेटर, तो वो हमारे पास ट्रू आता है, क्योंकि अगर एक भी ट्रू है तो वो हमारे पास पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाती है। आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमारा जो और ऑपरेटर होता है वो प्लस का होता है और जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। तो अब देखें, एक ट्रू का मतलब क्या है? 1, और फॉल्स का मतलब क्या है? 0। तो जब हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्सोल्युटली 0 रिटर्न होगा, और 0 को हम क्या कहते हैं? फॉल्स। इसी तरह और है तो और के दरमियान में 1 आता है, तो जब 0 + 1 करते हैं हम तो हमारे पास आंसर आता है 1। 1 को हम ट्रू परसीव करते हैं। होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर इवैल्यूएट। लॉजिकल ऑपरेटर इवैल्यूएट बुलियन वैल्यूज। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इम्प्लाइज टू। जो हमारी शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन होती है वो 2 पे ही होती है, एंड और के ऊपर। नेक्स्ट हमारे लेक्चर नंबर 8 है shifting the binary number is similar to shifting the decimal number. Which operator is used for bitwise AND? तो हमारे पास जो M% का सैम्बल होता है वो bitwise AND के लिए यूज़ होता है। डबल यूज़ याद रखें, डबल यूज़ होता है आपकी AND के लिए, और bitwise AND के लिए सिंगल M% यूज़ होता है। Which operator is used for bitwise OR? तो bitwise OR के लिए हमारा सिंगल बार यूज़ होता है या सिंगल पाइप यूज़ होता है। लेफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर के लिए हम कौन सा सैम्बल यूज़ करते हैं? हम लेस देन का सैम्बल यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 के साथ। और हमारा जो राइट बिटवाइज होता है शिफ्ट, उसके लिए हम क्या करते हैं? अपने राइट हैंड को खोलते हैं, मतलब कि राइट हैंड वाला सैम्बल बनता है और डिवाइड करवा देते हैं हम 2 के साथ। ये आपने याद रखना है। बिटवाइज एक्स और के अंदर क्या होता है? उसको हम प्रेजेंट करते हैं हैट सैम्बल के साथ। बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेट्स एट बिट लेवल पर ये ऑपरेट करता है, ना कि बाइट लेवल के ऊपर। ये लेक्चर जो है आपके MCQ में बहुत ज़्यादा आता है। ये जो आपका मिड टर्म है ना स्टूडेंट, इसके अंदर बहुत ही कम आपकी कोडिंग आती होती है। लेक्चर नंबर 9 है व्हेन अ कॉल टू द फंक्शन स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू इट्स डेफिनेशन। फॉर ब्रेकिंग अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीस वी यूज़ फंक्शन। फंक्शन को हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीस में डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ अ रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट रिटर्न नथिंग? ऐसी रिटर्न टाइप जो कुछ भी रिटर्न नहीं करती उसको हम वॉइड कहते हैं। अ फंक्शन डिक्लेरेशन इज ऑलवेज नोन एज प्रोटोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एक फंक्शन की जो डिक्लेरेशन होती है उसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं। पैरामीटर पास टू द फंक्शंस आर कॉल्ड एक्चुअल
पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट, ऐसे पैरामीटर्स जिनको हम पास करते हैं फंक्शन को, वो आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। द स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल इज लिमिटेड टू, जो स्कोप होता है हमारी लोकल वेरिएबल का, वो लिमिट करता है ब्लॉक और फंक्शन इट इज़ डिफाइंड इन, जिस फंक्शन के अंदर हमने उसको डिफाइन किया है, जिस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमने उसको डिफाइन किया है, जस्ट उसको ही लिमिट करता है ये। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट बी डिफाइंड एज राइट टू लेफ्ट। लेक्चर नंबर 10, व्हाट ऑपरेटर इज़ यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ये नीचे आप इसका कंसेप्ट ज़रूर देखा करें स्टूडेंट, आराम से सुकून के साथ आपने वीडियो देखनी है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए। आप पॉइंटर इज़ द वेरिएबल डेट स्टोर, पॉइंटर जो वेरिएबल का होता है वो क्या स्टोर करता है, वो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे एग्ज़ाम आता है तो उन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए होते, जिसने लिए होते हैं उन्होंने प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल की होती है कि कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं, एक वीडियो खोल ली उन्होंने, बस उसे ऐसे सरसरी सा देखा, ना उन्होंने समझना है ना कुछ करना है, बस उन्होंने साथ ही वो अपना फ़ोन चला रहे होते हैं, साथ ही वो अपने कुछ माइंड में कुछ सोच रहे होते हैं और उन्होंने वो पूरी वीडियो देख लेनी है और चले जाना है एग्ज़ाम देने। आकर वो कमेंट करते हैं कि मैम वीडियो में से तो कुछ नहीं आया। तो याद रखिए स्टूडेंट, आपकी वीडियो में से तो सच में कुछ नहीं आता, आपकी पेपर में आपकी हैंड आउट से आता है, और ये जो वीडियो बनती है उसका जो कंटेंट बनता है वो आपके हैंड आउट से होता है। तो सिर्फ देखने या सुनने से कुछ नहीं होता, आपने उसे अपनी मेमोरी के अंदर लेकर जाना है, उसे बार बार पढ़ना होता है। तो होप सो अब आपका डिग्री का आगाज़ है, जैसे सेकंड सेमेस्टर है, तो आपने भी इस बात को याद रखना है कि अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे हैं, चाहे मेरी चाहे किसी और की, तो आपने उसे समझना है, अपना फुल फोकस करना है उसके ऊपर, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना कि अभी मेरा ये भी रहता है, वो भी रहता है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी। द इनडायरेक्शन ऑपरेटर इज़, इनडायरेक्शन ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, डी रेफरेंस भी कहते हैं, तो उसको हम स्टैरिक के साथ यूज़ करते हैं। व्हाट डज इंट स्टैरिक पीटीआर, तो इंट स्टैरिक पीटीआर क्या करता है, एक पॉइंटर, अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, एक पॉइंटर को इंटीजर असाइन कर देता है। If PTR contain an address, what does static PTR gives? अगर एक PTR के पास एड्रेस है तो static PTR क्या करता है, वो वैल्यू दे देता है उस एड्रेस को। When passing by reference using pointer, वही पास, जब हम पॉइंटर के अंदर by reference कोई चीज़ पास कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसका एड्रेस यूज़ करते हैं। द साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल इन अ 32-बिट सिस्टम, 32-बिट सिस्टम के अंदर जो वेरिएबल का साइज़ होता है वो क्या होता है, तो वेरिएबल का साइज़ 4 बाइट होता है। लेक्चर नंबर 11 है, द नेम ऑफ एरे इज़ अ कॉन्स्टेंट पॉइंटर विच कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। एड्रेस का जो हमारे पास कॉन्स्टेंट पॉइंटर होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है। एरे इंडाइसिस इन C++ ऑलवेज स्टार्ट विद 0, याद रखिए एरे इंडाइसिस हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं। इफ़ इंट एरे 5 इज़ डिक्लेयर्ड, द लास्ट एक्सेसिबल इंडेक्स इज़ 4। लास्ट देखिए 5 है ना, तो हमारा जो इंडेक्स है वो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से 4 तक हमारे 5 साइज ही बन जाता है। एरे एलोकेट मेमोरी इन कॉन्टिजियस ब्लॉक्स। What happen if you access an array out of the bond? अगर आप आउट ऑफ द बॉन्ड एरे को एक्सेस करते हैं तो वो अनडिफाइंड बिहेवियर या लॉजिकल एरर रिटर्न कर देता है। हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे ऑफ 3 इंट विद 0, तो 3 इंट विद 0 को आप कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इंट एरे, यहाँ पर आप साइज मेंशन करते हैं जैसे 3 है और यहाँ पर आप 0 को मेंशन कर देंगे, यानी कि फर्स्ट जो आपका इंडेक्स है उस पर 0 स्टोर किया है आपने। साइज ऑफ द इंट एरे 10 इन अ सिस्टम वेयर इंट इज़ 4, तो देखें एक का इंट का 4 है और नंबर कितने हैं 10, तो जब हम 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इज़ 40 बाइट्स। 12 when passing an array to the function which what is actually passed, जब आप एरे को फंक्शन को पास कर रहे होते हैं तो आप क्या चीज़ पास कर रहे होते हैं, द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एक एरे को फंक्शन पास कर रहे होते हैं तो आप बेस एड्रेस पास कर रहे होते हैं अपनी एरे का। वर इज़ इट पॉसिबल टू रिटर्न अ एंटायर एरे
फ्रॉम अ फंक्शन बाय वैल्यू। क्या एक पूरी एरे को फंक्शन बाय वैल्यू के साथ रिटर्न किया जा सकता है? तो नो, ओनली एज पॉइंटर। हम सिर्फ पॉइंटर के साथ ऐसा कर सकते हैं। इन फंक्शन प्रोटोटाइप void display int array is treated as a pointer. Why do we often pass array size alongside the array to the function? तो why हम क्यों करते हैं पास एक array size को alongside the array of function? क्यों? क्योंकि array decay कर देती है पॉइंटर को, जो लूज कर जाता है हमारी साइज की इंफॉर्मेशन को। कैन अ फंक्शन मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे एलिमेंट पास टू इट? यस, जो फंक्शन होता है वो मॉडिफाई करता है, बिकॉज एरे आर पास्ड बाय द रेफरेंस। एरे को हम रेफरेंस के साथ पास करते हैं। इफ़ एरे पी टी आर इज इक्वल्स टू एरे, अगर हमारा जो पी टी आर है वो एरे के बराबर हो जाए तो हम पी टी आर प्लस 1 करें तो जाहिर सी बात है हमारी एरे के अंदर भी एक एलिमेंट इंक्रीज हो जाएगा। Array element can be accessed using pointer arithmetic as static into array plus I। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 13 है। A two-dimension array relates with a matrix. The element multi 3 यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारी रो और ये कॉलम कैन आल्सो बी एक्सेस्ड एज। इनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? हम इनके बाहर एक स्टैरिक लगाएंगे और एक स्टैरिक हम इनके अंदर लगाएंगे और मल्टी प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज एंड 3। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ये इसका हमारे पास जो मल्टी डिमेंशन एरे है उसको नेस्टिंग के अंदर डी रेफरेंस करने का एक फार्मूला है, ये सेंटेक्स है जो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इन इंट मैट्रिक्स, ये हमारे पास इंट मैट्रिक्स हैं जिसके अंदर हाउ टोटल एलिमेंट्स आर, तो 3 रो है और 4 कॉलम, तो ये हमारे पास 12 बन जाते हैं। व्हेन इनिशियलाइजिंग अ 3D एरे, इनिशियलाइज कर रहे होते हैं 3D एरे को, तो विच डिमेंशन कैन बी ओमिटेड इन डिक्लेरेशन, तो रो को हम डिक्लेरेशन के अंदर ओमिटेड कर सकते हैं। मैट्रिक्स 1 3 रिप्रेजेंट 1 3 के अंदर हमारी फर्स्ट हमारी जो 1 एंड 3, तो इसके अंदर हमारी एक रो है और 2 कॉलम्स है। आई गेस स्टूडेंट ये करेक्ट आंसर है। बाकी हम देखते हैं, बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्ट विद 0 एंड इंडेक्स 1 मीन्स सेकेंड रो एंड इंडेक्स 2। यस यहाँ पर देखिए ये ठीक है ऑप्शन जो है। देखिए इंडेक्सेस की बात हो रही है ना, तो देखें पहला इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर रो 1 होगी, ठीक है, और दूसरा इंडेक्स स्टार्ट होता है हमारी 1 से, तो 1 का मतलब है कि सेकेंड रो। इसी तरह आपका जो सेकंड इंडेक्स है उसका मतलब है थर्ड कॉलम। तो इसको आपने इस तरह समझना है। ये एमसीक्यू एक बार फिर से देखें वीडियो को आप बैक करके, क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत आता है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। 2D एरे आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी, 2D एरे स्टोर्ड इन अ मेमोरी इन रो मेजर ऑर्डर। हाउ टू इनिशियलाइज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल 3 रोज ऑफ 3 क्रॉस 4 एरे विद 2। तो आपने किस तरह से इनिशियलाइज करना है आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। Carefully analyze CH1 is equals to 1 and CH2 इज इक्वल टू, देखिए अब इसके अंदर क्या हुआ है, इसको हमने डबल कोटेशन के साथ यूज़ किया और इसको सिंगल। अब इसका मतलब क्या है, डबल कोटेशन हमारी स्ट्रिंग होती है और सिंगल कोटेशन हमारे पास करैक्टर होता है, तो इसको आपने इस चीज़ के अकॉर्डिंगली याद रखना है। इन स्ट्रिंग C एंड C++ इस टर्मिनेटेड स्ट्रिंग टर्मिनेट करती है हमारी \0 से। याद रखें नल करैक्टर को हम \0 कहते हैं। साइज ऑफ कैर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू हेलो, तो इसके जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कितने होंगे 6। कैसे 1 2 3 4 5 है तो 5, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है कि हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वो किससे डिनोट करा होता है \n, तो इस वजह से ये हमारे 6 हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि द साइज इज 6 5 बाइट्स HELLO प्लस 1 इनविजिबल, जो 1 हमें नज़र ही नहीं आ रहा वो होता है \n जो टर्मिनेटर के लिए यूज़ होता है। कोई भी लफ्ज़ आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, आपने उसको काउंट करना है, जितना वो होता है उसके अंदर +1 कर देना। अगर 5 वर्ड हैं तो 6 होगा, 6 है तो 7 होगा, एंड अप टू सो ऑन। विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज्ड फॉर अ स्ट्रिंग इन अ प्रिंट स्कैनफ, तो हमारे प्रिंट स्कैनफ के लिए कौन सा यूज़ होता है, हमारे पास इस सैम्बल को हम कहते हैं % का सैम्बल, ठीक है। अ character array is practically used to store strings if doesn't include \n at the end of character
A char array used as a string. String function with read garbage until बैकस्लैश इज फाउंड। तो जब तक कि वो बैकस्लैश को फाउंड नहीं करता वो उसे गार्बेज ही समझता रहेगा। कैर सी एच इज इक्वल्स टू ए, यूज सिंगल कोटेशन। तो सिंगल कोटेशन हमारी यूज़ करता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग डबल कोटेशन को यूज़ करता है। विच फंक्शन इज आर इंक्लूडेड इन stdlib.h। stdlib.h के अंदर हमारे कौन से फंक्शंस इंक्लूड होते हैं? ए टॉप एंड आई टॉप, यानी कि आस्की फॉर फ्लोट एंड आस्की टू इंटीजर। तो ये दो stdlib के अंदर यूज होते हैं। strcpy फंक्शन टेक हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स? strcpy फंक्शन टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स। विच फंक्शन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग strlen यूज करता है। strcmp हमारे पास s1 एंड s2 को रिटर्न करता है 0। अगर s1 एंड st आर इक्वल, s1 एंड st अगर 0 होते हैं तो strcpy हमें 0 रिटर्न करता है। atof कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू डबल एंड फ्लोट। str cat s1 s2 डज व्हाट, क्या करता है ये? हमारे s2 को डिपेंड कर देता है टू द एंड ऑफ s1। हेडर फाइल रिक्वायर फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन लाइक strcpy। तो str यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं मेंशन स्टूडेंट, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं किसको यूज़ करा होता है? स्ट्रिंग कॉपिंग, concatenation एंड लेंथ फंक्शन आर हाउस्ड इन लाइब्रेरी। यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो स्किप हो गया है, मैं ऐड कर दूंगी। लेक्चर नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रीम? तो स्ट्रीम के बारे में क्या ट्रू होता है कि सीक्वेंस ऑफ बाइट भी होती है और ऑर्डर्ड सीक्वेंस भी होता है। तो ए एंड बी बोथ आर ट्रू। वी कैन रीड राइट एंड मैनिपुलेट द सेम फाइल यूजिंग द एफ स्ट्रीम। हम एक ही फाइल को रीड राइट के ऑपरेशन के साथ रीड या राइट कर सकते हैं। स्ट्रीम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन स्ट्रीम्स। इंटरफेस किस तरह से एक्ट करती हैं? प्रोग्राम एंड आईओ डिवाइसेस। cout is an object of the class, cout is an object of the o stream class, cn is an object of the class, cn is the object of i stream। देखें इसको आपने स्टूडेंट भूलना नहीं है। मैंने जब ये किया था तो मैंने कुछ इस तरह से रट्टा लगा लें या ट्रिक लगा लें कि देखें cout के अंदर आ रहा है o, ये देखें o आ रहा है ना, और o स्ट्रीम के स्टार्ट में o आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये इसके साथ रिलेट करेगा, यानी कि cout जो है हमारे पास वो किसका ऑब्जेक्ट होगा? ओ स्ट्रीम का। इसी तरह ये नीचे वाला देखें हमारा सी इन, तो सी इन के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट? सी इन का जो सेकंड है वो आई है और आई स्ट्रीम का जो फर्स्ट है वो आई है। तो डैट्स वाई हम इसको इस ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। अभी तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हो रही, लेकिन जब आप पेपर में जाएंगे ना तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। द ग्रेटर डबल स्मॉलर देन ऑपरेटर इन cout इज कॉल्ड। तो डबल स्मॉलर देन ऑपरेटर जो cout के अंदर यूज़ होता है वो इंसर्शन का ऑपरेटर होता है। अब देखें इंसर्शन यानी कि एंट्री मारना, इसे मैंने कुछ इस तरह से याद किया था। आप सोच रहे होंगे कि मैम कितने जुगाड़ लगाया करती थी। तो ये देखें ये हमारा जो है ना मुंह बंद है, ठीक है, मतलब कि जो भी जा रहा है ना वो इधर को जा ही रहा है। हम इंग्लिश इधर को लिखते हैं ना, मतलब कि ABCD अगर हम लिख रहे हैं तो इस तरफ को ही लिख रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो देखें अब ना इधर को जा रहा है कुछ, इधर से कुछ निकल नहीं रहा, तो ये क्या होगा? इंसर्शन, यानी कि इंसर्ट हो रहा है। और जो हमारी एक्सक्रेशन ऑपरेटर है वो कुछ इस तरह से होता है, याद करिए स्टूडेंट, कुछ इस तरह से होता है। तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ से कुछ ना कुछ निकलता ही जा रहा है, ठीक है, निकल रहा है, बाहर कुछ जा रहा है इस साइड को। तो ये हमारा एक्सक्रेशन ऑपरेटर है। तो होप सो ये वाली जो जुगाड़ हैं आपको भी याद रहेंगे, पेपर में आपका 1 नंबर ये प्रिजर्व करवा देंगे। ये देखें अब बताएं मुझे कुछ आ रहा है कि कुछ जा रहा है? एब्सोल्युटली हमारा जा रहा है। तो आपने इसको हमेशा इसी चीज़ से याद रखना है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन ऑपरेटर होता है। वैसे भी स्टूडेंट जब हम किसी चीज़ को कहते हैं ना कि आ जाओ, जैसे हम बेबी को अपने हैंड्स को करते हैं ना कि आ जाओ, तो हम क्या करते हैं? अपनी तरफ बेंड कर रहे होते हैं ना, ऐसे ही है। और जब हम कहते हैं चले जाओ तो हम क्या कर रहे होते हैं? उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं, अपने हैंड्स को भी उधर को ही बेंड कर रहे होते हैं। तो यही यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे हम बेबी को कहते हैं ना कम कम, तो वो भी हमारा इंसर्शन है। और जब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि हाँ जी जाएं, बाय बाय, तो वो हमारी एक्सप्रेशन होती है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट था।
लेक्चर 17 है टू राइट डेटा टू अ फाइल वी यूज़ एन ऑब्जेक्ट। तो हम एन ऑब्जेक्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारी जो डेटा को राइट करने के लिए हम ओ स्ट्रीम को यूज़ करते हैं। याद रखें, राइट करने के लिए हम ओ स्ट्रीम को यूज़ करते हैं और रीड करने के लिए हम इफ़ स्ट्रीम को यूज़ करते हैं। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, बल्कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वाई वी क्लोज अ फाइल आफ्टर यूज़, हम क्यों क्लोज करते हैं, ताकि हमारा डेटा सेफ हो जाए और जो हमारी फ्लश बफर्स हैं वो भी रिलीज़ हो जाएं। ISO ऐप मोड इज़ यूज फॉर, ये अपेंड डेटा टू एंड, इसके वजह से हम डेटा को लास्ट पर अपेंड कर देते हैं। हाउ टू चेक इफ़ फाइल अपेंड सक्सेसफुली, तो हम इन तमाम चीज़ों को ये जो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ओ स्ट्रीम ओपन्स अ फाइल एंड ट्रंकेट क्लियर एग्जिस्ट कंटेंट, जो हमारी ओ स्ट्रीम होती है ना वो ट्रंकेट कर देती है, यानी कि हमारे जो पहले मौजूद कंटेंट है सबको वो डिलीट कर देगी, क्लियर कर देगी। एंड एडवांटेजेस ऑफ रैंडम एक्सेस फाइल्स ओवर सिक्वेंटल, तो हमारा जो एडवांटेज होता है रैंडम एक्सेस फाइल्स का सिक्वेंटल के अबव, वो क्या होता है कि ये सेव करती है डिस्क स्पेस को एंड फास्टर एक्सेस, और हमारी एक्सेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। लेक्चर नंबर 18 है विच फंक्शन गिव द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट करेक्टर। तो टेल जी फंक्शन हमें नेक्स्ट पोजीशन देता है करेक्टर की। सीक जे और सीक पी क्या देता है, ये हमारे लॉन्ग टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। डज सीक जे डू, सीक जे करता है हमारी जो पॉइंटर होता है उसको गेट करता है यानी कि रीड करता है, और सीक पी क्या करता है, राइट करता है। व्हाट डज टेल पी क्या करता है, हमारी पोजीशन बताता है, और हमारी जो सीक पी है वो क्या करता है, एंड ऑफ द फाइल को डोनेट करता है। हमारी रैंडम एक्सेस क्या यूज़ करती है, विच कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन रीड राइट एंड सीक एंड टेल के फंक्शंस को यूज़ करती हैं। तो होप सो स्टूडेंट ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब अगली वीडियो में हम सारी की सारी डेफिनेशन तैयार करेंगे, अपने लॉन्ग सब्जेक्टिव को तैयार करेंगे, उसके कंसेप्ट को, उसकी कोडिंग को, और इसके साथ साथ हम वो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताई हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर आपको ये गिफ्ट चाहिए तो आपने मुझे प्यारा सा कमेंट करना है ताकि दिल खुश हो जाए मेरा। फ़ी अमानिल्लाह।